हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। साइंस सुपर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से PDF को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दूध में, ये यहाँ पे दूध है, दूध में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से दूध में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। आपके ऑप्शन है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन और केसिन। ये केसिन है यहाँ पे, केसिन। तो आपका आंसर होगा केसिन। केसिन है वो दूध में पाया जाने वाला एंजाइम है। और दूध में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो आपको बताना है, तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड है वो दूध में पाया जाता है, जिसकी वजह से लैक्टोबैसिलस एसिड के वजह से दूध का दही में जमना होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण पाचक रस है। आपको बताना है इनमें से कौन सा पूर्ण पाचक रस है। तो आपके ऑप्शन है यकृत है, जठर रस है, अग्नाशयी रस है या उपयुक्त सभी है। जो ये यकृत है ये सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। तो इसका आंसर होगा आपका अग्नाशयी रस है वो पूर्ण पाचक रस होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वसा का पाचक एंजाइम कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से वसा का पाचक एंजाइम कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, लाइसोजाइम। तो आपको बताना है कौन सा वो एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, तो वो होता है लाइपेज। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि मानव शरीर के अंदर जो ब्लड है उसका शुद्धिकरण होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। क्या डायलिसिस बोलते हैं, हेमोलिसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं या पेरालिसिस बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका डायलिसिस। जो मानव रुधिर है उसका शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोला जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं। आपको बताना है कि एक जो मानव होता है उसके अंदर कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर शिशु में आपको पूछा जाए कि एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो 280, या ऑप्शन में अगर 270 हो तो 270 ये आएंगी। और अगर एक मानव में पूछी जाती हैं तो उसका ऑप्शन होगा आपका 206। मतलब ये हड्डियाँ जुड़ के 206 रह जाते हैं जब एक वयस्क व्यक्ति बन जाता है तब। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम। आपको बताना है इनमें से विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। पेंटाथोनिक अम्ल है, या फोलिक एसिड है, या कैल्सीफेरॉल है, या एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो जो पेंटाथोनिक अम्ल है ये B5 का नाम है, B5 का रासायनिक नाम है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। फोलिक अम्ल है ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। और ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जीरोफ्थैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपको बताना है कि इनमें से जो जीरोफ्थैलेमिया रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से आप होता है बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफ्थैलेमिया और रतौंधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है घातक एनीमिया होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसकी कमी से घातक एनीमिया रोग होता है। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे ऑप्शन ए विटामिन बी की कमी से, B12 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से और विटामिन B7 की कमी से। तो आपको बताना है इनमें से कि जो घातक एनीमिया है वो किसकी कमी से होता है। तो जो B3 है इसका रासायनिक नाम है नियासिन। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। और आपका जो आंसर है वो होगा विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के ट्यूबरक्लोसिस टीबी
टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को बोलते हैं, और अन्य नाम से क्षय रोग भी बोलते हैं, और इसको तपेदिक भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। तपेदिक भी बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, और टीबी बोलते हैं। ठीक है। और तो इसके जो रोकथाम के लिए जो टीका लगाया जाता है, उस टीके का नाम बताना आपको कौन सा है। तो क्या डीपीटी टीका है, बीसीजी का टीका है, या फिर एचआईवी टीका है, और एक ऑप्शन जो आपका नीचे है वो है टीएबी टीका है। तो आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर होगा जो बीसीजी का टीका है वो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम किसके द्वारा प्रवेश करता है। आपको बताना है जो प्लाज्मोडियम जीवाणु होता है वो किसके द्वारा मनुष्य के अंदर आता है। तो आपके ऑप्शंस हैं मादा क्यूलेक्स, नर एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज और नर क्यूलेक्स। तो आपको इसका आंसर देना है कि किससे जो प्लाज्मोडियम है वो शरीर में प्रवेश करता है। तो वो होता है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर है वो प्लाज्मोडियम को शरीर में प्रवेश करवाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नागफनी की पत्तियां रूपांतरित होती हैं। आपको बताना है इनमें से कि नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो किस में रूपांतरित होती हैं। क्या वो बेल में रूपांतरित होती हैं, क्या वो कांटों में होती हैं, क्या पुष्प में, या फिर जड़ों में होती हैं। तो आपका आंसर होगा कांटों में। जो नागफनी का पौधा आपने देखा होगा उस पर कांटे ही कांटे 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 होते हैं, तो उसकी जो पत्तियां वो कांटों से रूपांतरित होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अदरक माना जाता है। आपको बताना है कि इसमें अदरक क्या माना जाता है। अदरक को कंद कहते हैं, प्रकंद कहते हैं, सलकंद कहते हैं, या घनकंद कहते हैं। तो आपका आंसर होगा अदरक को प्रकंद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं रीडर ने दिया है, डार्विन ने दिया है, लेमार्क ने दिया, या फिर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने दिया है। तो जो पारिस्थितिकी शब्द है वो आपके रीडर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस किस संघ के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि जो ऑक्टोपस है वो किस संघ के अंतर आता है। क्या मोलस्का के आता है, या एनेलिडा का आता है, या पेसीज के आता है, या फिर पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। तो ऑक्टोपस है वो आता है आपके मोलस्का के, ऑक्टोपस है वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं। आपको बताना है कि जो समुद्र में अखरोट पाए जाते हैं वो कौन से संघ में आते हैं। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे सिलेंड्रेटा, टिनोफेरा, स्पंज और हेमिकोडेटा। आपको इसका आंसर देना है समुद्री अखरोट किस संघ से आता है। तो आपको पता होना चाहिए जो समुद्री अखरोट है वो टिनोफेरा संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है। आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा प्राणी है जो असमतापी है। क्या वो डॉल्फिन है, या फिर शार्क है, या व्हेल है, या मानव है। तो आपको इसका आंसर देना है जो सबसे बड़ा जीव है पृथ्वी पर वो है व्हेल। सबसे बड़ा जीव है वो है व्हेल, जबकि एक असमतापी प्राणी है वो होगा आपका शार्क। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। अब आपको बताना है इनमें से कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्या बेरीबेरी होता है, किलोसिस होता है, स्क्रिवी होता है, पेलाग्रा होता है। तो बेरीबेरी होता है विटामिन बी की कमी से, ये तो विटामिन बी की कमी से होता है। स्क्रिवी विटामिन सी की कमी से होता है, लेकिन किलोसिस है ये होता है राइबोफ्लेविन की कमी से, किलोसिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। आपको इनमें से बताना है कि वो कौन सा एक रोग है जो संक्रामक नहीं है। तो आपके ऑप्शंस हैं कोरोना, प्लेग, कैंसर और एड्स। तो आप जानते हैं कोरोना एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वो हाथ में लाने से भी फैल सकता है, एक दूसरे व्यक्ति के सामने अगर खड़े हैं तो वो खांसने से भी, एक साथ खाना खाने से भी फैल सकता है। प्लेग ये चूहों से फैलता है रोग, लेकिन ये संक्रामक रोग है, ये भी एक संक्रामक रोग है। कि एड्स आपको पता है HIV एड्स है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम।
तो ये भी एक संक्रामक रोग है जो HIV से फैलता है। और जो कैंसर है वो एक संक्रामक रोग नहीं है, कैंसर है वो एक असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग है जो कि कोशिकाएं हैं उनके विभाजन से फैलता है, जिनका मतलब असामान्य विभाजन होता है, जिससे ये कैंसर रोग है वो फैलता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका मलेरिया रोग। आपको बताना है कि मलेरिया रोग है वो कैसा रोग है। क्या वो वायरस जनित है, जीवाणु जनित है, या प्रोटोजोआ जनित है, या कवक जनित है। तो जो मलेरिया रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है और ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुवांशिक रोग है। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा अनुवांशिक रोग है। क्या हीमोफीलिया है, पायरिया है, निमोनिया है, और ये यहाँ पे पीलिया है। ये है यहाँ पे पीलिया। तो आपको बताना है इनमें से कि कौन सा रोग है जो अनुवांशिक है, यानी कि जन्मजात है, जन्मजात रोग है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपका होमवर्क रहेगा। जुड़े रहें क्लास से और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपना आंसर दीजिए और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।